हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल में। मैं केशव गिरधर आपके लिए लेकर आया हूं हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे पावर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कूलम्स लॉ आदि के बारे में। गाइस, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो तो आप पहले वो लेक्चर देख लेना। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 बेसिक इलेक्ट्रिकल का। और गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। कल हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ओम्स लॉ हमारा होता है द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें एक कंडीशन लग गई थी हमारी, बट जो हमारी कंडीशन ये थी कि जो उसमें टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ, टेम्परेचर अगर हमारा वेरिंग हुआ तो हमारी रेजिस्टेंस पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती रहती है गाइज। ठीक है, तो आज हम उसी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्योर मेटल में अलग होता है, एलॉयज में अलग होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अलग होता है। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है गाइस, वो हमारे जैसे मटेरियल होते हैं, ये डिपेंड करता है मेटल पे। हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा साथ साथ। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करिए, डिपेंड करता है गाइस हमारा मटेरियल किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्योर मेटल की बात करें हम अपने, तो प्योर मेटल, इसमें क्या होता है प्योर मेटल में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे प्योर मेटल होते कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हमारे हो गए कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। ऐसे ऐसे गाइज हमारे एक्सेट्रा, ये हमारे प्योर मेटल होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर को अपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है हमारा इसमें टेम्परेचर के। ठीक है, तो अगर इसमें हम क्या होता है, इसमें है ना, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारी रेजिस्टेंस की भी वैल्यू बढ़ जाती है। जो हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन या कोई भी मेटल हो, उसमें ये होता है। और इस चीज को हम जो कहते हैं, ये होते हैं मेटल हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इन्हें हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं अपनी एलॉयज की। देखिए, एलॉयज में क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंस एलॉयज की भी बढ़ती है, बट वो उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी हमारी प्योर मेटल में बढ़ती है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल स्मॉल और इरेगुलर बढ़ती है। ठीक है, तो इसे हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और हमारे सबसे पहले बात, एलॉयज हमारे होते कौन कौन से हैं। हमारे एलॉयज होते हैं यूरेका, मैग्निन, कॉन्स्टेंस, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट
द इंक्रीज इज वेरी स्मॉल एंड इरेगुलर। ठीक है, आगे हम अपनी बात करते हैं सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, अब हम इसकी बात गाइस, हम सेमीकंडक्टर वगैरह की बात करेंगे। इसमें जो हमारे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रो, इसमें क्या क्या आते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं, जैसे सिलिकॉन, ग्लास, वुड, वार्निश, एक्सेट्रा। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो सब हमारे सेमीकंडक्टर, इंसुलाइट और इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, इसमें जैसे guys, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी हमारी, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होएगी। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। आई होप ये विजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे हमारे उससे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना अमाउंट का वर्क हुआ, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in an electric circuit is called as electrical energy। ठीक है गाइज, हमने अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो हमारी V होती है, वोल्टेज होती है, वो हमारी होती है वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। ठीक है, अगर हम जिसे हम W अपॉन क्यू भी कहते हैं, अगर हम अपने वर्क डन की बात करें तो W हमारा हो जाएगा V इंटू क्यू के। ठीक है, क्यू हमने हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारा क्यू होता है वो इक्वल होता है आई टी के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे V और वी आई टी लिख दूं तो ये मेरा ठीक होगा, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने ओम्स लॉ में ये भी देखा था, जो हमारा V होता है वो इक्वल होता है आई आर के। ठीक है, तो हमारा ये, अगर मैं आई आर लिख दूं यहाँ पे और ये आई टी लिख दूं, ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो हमारा आई स्क्वेयर होता है, W इज इक्वल टू, इसे हम आई को हम V बाय आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इसका स्क्वायर है तो हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो अगर हम इसको ये करेंगे, W इज इक्वल टू V बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो
इस आर से ये हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा, इस आर से हमारा ये आर कट जाएगा, और जो हमारा डब्लू हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हमारी गाइस आ गई। इसे हम, ठीक है, जो इसकी यूनिट होगी, जो हमारे वर्क डन का एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। जो इसकी यूनिट होगी वो होगी जूल्स और वाट सेकंड। ठीक है guys, जो उम्मीद है ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो पार्ट है हमारा समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम गाइस बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की। हमारी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? ओके, अगर हम, ये विजिबल होगा ना? हाँ, ओके फाइन। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर हमारा होता है द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। द रेट एट विच वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन in an electrical circuit is called electrical power। ओके, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसे हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट अपॉन टाइम के। ठीक है, तो हमारी जो पी पावर होती है ये हमारी हो जाएगी वी आई। इसे गाइस हम पी इज इक्वल टू वी आई भी लिखते हैं। और जो हमारा पी होता है वो हमारा होता है आई स्क्वेयर अपॉन आर बी। जो हमारी पावर होती है उसे हम इसे आई स्क्वायर आर से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो एक और हमारा पावर का फार्मूला है जो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और जो पावर की यूनिट होती है, अगर हम पावर की यूनिट की बात करेंगे तो ये हमारी होगी वाट। ओके गाइज, तो इसके बाद हम बात करेंगे हम हमारे इंडक्टर की, कि आखिर ये इंडक्टर होता क्या है। देखिए गाइज, जो हमारा एक इंडक्टर होता है ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, और और जो हम इंडक्टर के बारे में बात करेंगे, ये किसी भी सर्किट में चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, और जो हम इसे डिनोट करते हैं वो हम एल से करते हैं, और इस इंडक्टर की यूनिट जो होती है उसे हम हेनरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, it is the energy storage element which oppose the change in current। okay, it is denoted by L, और इसकी यूनिट होती है हेनरी, H, जिसे हम H भी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जो एनर्जी स्टोर करता है गाइस, जो जिस उसमें एनर्जी स्टोर करता है उसका हम देखते हैं, एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर इज 1/2 1/2 LI का स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा इसका फॉर्मूला है, जो आप
अच्छे से देख लो गाइज, इसको दिमाग में बिठा लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हम निकालते हैं 1/2 Li² से। और जो हमारे इंडक्टर का सिंबल होता है वो होता है ये। ओके। एक और चीज गाइज, ये जो हमारा इंडक्टर होता है ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ magnetic flux, and it stored the energy in electromagnetic field or in the form of magnetic flux। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये विजिबल तो होगा ना। हाँ, इट स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड in the form of electromagnetic field or in the form of magnetic flux। ओके, ठीक है। तो आगे हम इंडक्टर के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो हमारी वोल्टेज होती है इंडक्टर के अक्रॉस वो स्टोर होती है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगी हमारी वो क्या होगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। गाइस देखिए, जो हमारे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होती है वो हमारी होती है LdI/dt। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट ले लूं, और अगर मैं यहाँ से अपनी VL निकाल लूंगा गाइज, तो इसका फॉर्मूला जो होएगा हमारा, ये हमारा R है, L है, हम अगर यहाँ से VL निकालेंगे तो इसका जो हमें फॉर्मूला होगा वो हमारा LdI/dt होगा, जिसमें हमें करंट की वैल्यू गिवन भी होगी और जो टाइम की वैल्यू हमारी गिवन होगी। तो आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इजीली इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। और अगर हम करंट अक्रॉस इंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा इंडक्टर होता है वो हमारा VL = LdI/dt होता है। ठीक है, अगर हमारा VL हमारा यहाँ से नीचे आ जाए यहाँ से, तो हमारे पास होता है DI/dt। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा 1/L इंटीग्रल ऑफ VDT इज इक्वल टू I आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन मेथड है जिससे हम करंट अक्रॉस इंडक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूँ, ये हमारा जैसे मान लो सीरीज RL सर्किट है, अगर मैं इसमें टाइम कांस्टेंट की बात करूँ तो क्या होता है हमारा, इसको हम डिफाइंड ऐसे करते हैं, जब हमारा जो चार्जिंग करंट होता है किसी भी इंडक्टर में, वो चार्जिंग करंट 63.2% से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ टाइम कांस्टेंट की, तो मैं इसकी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूँ गाइज, अपना देख लेना इसको और अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज in series RL circuit when charging current is reached 63.2% of its maximum value। ओके, जो हमारा T हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा हमारा L/R के। ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमें एक ऐसा सीरीज RL सर्किट दे दिया जाए और उसमें कहें कि इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, उसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन होगी और इंडक्टर की वैल्यू भी गिवन होगी, तो आप इस फार्मूले से
आराम से टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज। तो फिर आगे हम अगर बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे गाइज कैपेसिटर के बारे में। हमारा कैपेसिटर क्या होता है? ये एक लीनियर पैसिव बाइलेटरल एलिमेंट होता है। ये भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है गाइस। ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है? ये अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को। हमने इंडक्टर में पढ़ा था, ये हमारा इंडक्टर करता था चेंज इन करंट को अपोज करता था। कैपेसिटर के केस में ये अपोज करेगा चेंज इन वोल्टेज को, और इसे इसे इट्स डिनोटेड बाय सी। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटर की वो फेराड होती है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे इट्स लीनियर पैसिव बाइलेटरल एलिमेंट। Bilateral element, it is a energy storage device okay, which oppose the change in voltage. Okay, it is denoted by C. ठीक है। और एक और चीज मैं गाइस आपको बताता हूँ, इसकी यूनिट जो हमारी होती है वो फेराड होती है, और ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। और जो इसके सिंबल की हम बात करेंगे तो इसका सिंबल ये होता है। ओके गाइस। ठीक है। और हम अपने नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। जो हमारी वोल्टेज होती है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है guys। जो हमारी वोल्टेज होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, जैसे हम करंट को देखते हैं, जो करंट होता है हमारा I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अगर हमने वोल्टेज निकालनी है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हम इसका 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी कैपेसिटर में वोल्टेज, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने का। अगर हम एनर्जी स्टोर करें, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर की बात करें, एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, तो उसका जो फॉर्मूला है गाइस वो है हमारा E इज इक्वल टू, ये हमारा E जो है ये एनर्जी स्टोरेज का साइन है, इसको हम करते हैं 1/2 CV²। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे गाइस हमारे कोलम्स लॉ की। ये आखिर कोलम्स लॉ क्या होता है? ठीक है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। कोलम्स लॉ। ठीक है गाइस। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज हैं। ठीक है। और वो चार्ज जो मेरे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। गाइस देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। कभी भी जो हमारे दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ईच अदर। ठीक है। और जो दो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये भी सेम काम करते हैं। अगर हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो ये हमारा अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक है। और अगर ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब गाइस हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज मेरा यहाँ रखा है और एक चार्ज मेरा यहाँ रखा है।
ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो हमारी फोर्स लगेगी गाइस, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। अब ध्यान से सुनिए, वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज के Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारी F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। और जो हमारा जो इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। तो ये गाइज हमारी आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को एक करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, जो हमारी ये होएगा F होएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा Q1 एंड Q2 के। और जो हमारा एरिया है ये r² आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे की कहानी मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के समझाता हूँ, ठीक है। गाइज हमारा ये यहाँ पे हमें मिला था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 के, जो हमारे r² के बराबर था, ठीक है। और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2, ठीक है। जो हमें यहाँ पे K मिला है इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है K की वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट हमारा होता है परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है परमिटिविटी की वो होती है फेराड पर मीटर, जिसे हम F अपॉन M भी कहते हैं, ठीक है गाइज। अगर हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके आगे हम जो हमारी परमिटिविटी होती है हमारी, ये होती है E इज इक्वल टू ई नोट इंटू ई आर के, ठीक है। ई नोट हमारी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, वैक्यूम। और जो हमारी ई आर होती है ये होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और जो गाइस हमारी जो ई आर है ये हमारी किसी भी फ्री स्पेस और वैक्यूम में इसकी वैल्यू जो हमारी होएगी 1 होएगी, जो हमारी होएगी किसी भी फ्री स्पेस और वैक्यूम में, ठीक है। और जो हमारी ई ई नोट होएगी गाइस, इसकी वैल्यू जो होएगी हमारी ये होएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा कॉलम्स ला। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब करना चैनल को। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा गाइज जो हमारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जैसे रेजिस्टेंस का हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ गाइज ये हमारा रह गया, हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रह गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाइज अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा। उससे अगला लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम हमारा एसी फंडामेंटल और रेजोनेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइज। गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को गाइज लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।